हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आ गए हैं लेकर के पॉलिटिकल साइंस का बस एक नज़र में आप देखेंगे और उस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो अभी सेकेंड सिटिंग सेंटअप एग्ज़ाम में होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो ज़रा आराम से और ध्यान से ये क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने है ना चैप्टर वाइज को देखने के लिए। बस एक नज़र में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का, है ना, फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। कहता शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। कहता है एक अप्रत्यक्ष युद्ध था, एक अप्रत्यक्ष युद्ध था जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जो कि एक अप्रत्यक्ष युद्ध था। दूसरा कहता क्या है भाई कि यह युद्ध 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 1945 में हुआ था शीत युद्ध, 1945 से शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ था और 1991 सोवियत संघ का विघटन तक चला। यानी कि जैसे ही सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हुआ वैसे ही, है ना, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर जो है खत्म हो गया। तो शीत युद्ध कब खत्म हुआ भाई? 1991 में खत्म हुआ। चालू कब हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि यह युद्ध, है ना, वैचारिक संघर्ष था, यानी कि अपने विचारों का संघर्ष था। एक दूसरे का विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक दूसरे लोग संघर्ष कर रहे थे। किन किन बातों में भाई? एक थे पूंजीवादी लोग, है ना, एक थे पूंजीवादी बनाम और साम्यवाद लोग। एक साम्यवादी विचार रखने वाले थे और दूसरा था पूंजीवादी विचार रखने वाला। और ये दोनों में क्या हो रहा था? वैचारिक संघर्ष हो रहा था शीत युद्ध में। कोई इसमें बम बारूद गोली बारूद नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वैचारिक संघर्ष था, बातों की लड़ाई थी, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अगला पॉइंट कहता है कि दोनों महाशक्तियों ने दूसरे देशों को अपने गुटों में शामिल किया, दूसरे देशों को अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश किया। और कहता है जिससे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी। क्या बनी भाई? जिससे द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी। समझ में आ रहा है ना? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी, यानी कि दो ध्रुव में बट गया, दो अलग अलग ध्रुव में पूरा का पूरा विश्व बट गया। एक बट गया पूंजीवादी में और एक बट गया किसमें भाई? एक बट गया आपका साम्यवादी में। और ये साम्यवादी के मानने वाले लोग कौन थे? यूएसएसआर के लोग जो थे, यूएसएसआर के जो लोग थे वो मानते थे साम्यवादियों को, और यूएसए यानी कि अमेरिका के लोग मानते थे पूंजीवादियों को। यहां तक क्लियर हो गया सारे लोग। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, देखते हैं भाई। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कहता है ना। अगला पॉइंट कहता है कि दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के गुटों को अपने ध्रुवी, है ना, अपने पक्ष में शामिल किया, अपने गुट में शामिल किया, जिससे क्या हुआ कि पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है ना एक दूसरे में बट गया, दो ध्रुवीय विश्व में बट गया, यानी कि दो पक्षों में बट गया। अगला पॉइंट कहता है कि नाटो का, है ना, नाटो जो 1949 में इसका गठन हुआ था, 1949 में नाटो का अमेरिका के नेतृत्व में बना सैन्य संगठन था। क्या था भाई? अमेरिका के नेतृत्व में बना सैन्य संगठन था नाटो, जो कि 1949 में इसका गठन किया गया था, है ना। अब आता है दूसरा, वर्सा संधि। कौन संधि भाई? वर्सा संधि 1955 में हुआ था और सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों का सैन्य संगठन था। किसका सैन्य संगठन था? पूर्वी यूरोपीय देशों का सैन्य संगठन था। वर्सा संधि, है ना, वर्सा संधि हम लोग पढ़ चुके हैं सारा चीज, है ना, कि वर्सा संधि जो था, है ना, 1955 में हुआ था और सोवियत संघ का ये एक क्या था? सैन्य संगठन था। चलते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है कि मार्शल प्लान। ये कब बना भाई? 1947 में मार्शल प्लान बना, जो कि अमेरिका के द्वारा यूरोप को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद को रोकने की नीति थी। क्या थी? अमेरिका द्वारा यूरोप को आर्थिक सहायता देकर, अमेरिका द्वारा यूरोप में आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद को रोकने की नीति थी। यानी अमेरिका वाले क्या कर रहे थे, है ना, अमेरिका वाले आर्थिक सहायता देकर, पैसा वैसा देकर के यूएसएसआर को पूरी तरीके से रोकना चाह रहे थे, साम्यवादियों को रोकना चाह रहे थे। उसे ही मार्शल प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल प्लान कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? 1947 में यह मार्शल प्लान लागू किया था। किसने? अमेरिका द्वारा। अब आता है बर्लिन संकट कब हुआ भाई? 1948 से 49 तक। कब? 1948 से 49 तक ये बर्लिन संकट आया। इसमें क्या था भाई? कहता है सोवियत संघ ने
पश्चिम बर्लिन की नाकाबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? पश्चिम बर्लिन की नाकाबंदी कर दी थी सोवियत संघ ने। उसी को कहते हैं बर्लिन संकट। क्या कहते हैं? बर्लिन संकट कहते हैं। और ये कब से कब तक हुआ था? 1948 से लेकर के 1949 तक के ये है ना बर्लिन संकट चला था, जिसमें क्या किया था? यूएसएसआर ने पश्चिम बर्लिन की है ना नाकाबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? पश्चिम बर्लिन की नाकाबंदी कर दी थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कोरियाई युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? कोरियाई युद्ध। ये कब से कब तक चला था? तो 1950 से 1953 तक चला था कोरियाई युद्ध। अब इसमें क्या हुआ था कि यूएसएसआर और यूएसए समर्थित गुटों के बीच क्या हुआ था? प्रॉक्सी वॉर हुआ था। ये हुआ यूं था कि है ना जब ये कोरियन युद्ध चल रहा था, कोरियाई युद्ध चल रहा था, तो पहले ही पता है कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों के पक्ष में पूरा विश्व आ चुका था, है ना, पूरा विश्व आ चुका था। द्विध्रुवीय विश्व जो है बढ़ चुका था दो भागों में। एक यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, एक यूएसए को सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही दोनों सपोर्ट करने लगा तो क्या हो गया? एक युद्ध चला, दोनों को सपोर्ट करने वाले पूरे विश्व में युद्ध चला, जिसे कहते हैं कोरियाई युद्ध। और ये कब से कब तक चला था? 1950 से लेकर के 1953 तक चला था। कब से कब तक? 1950 से 1953 तक। अब अगला पॉइंट क्या है भाई? कि वियतनाम युद्ध। कौन सा युद्ध? वियतनाम युद्ध। और वियतनाम युद्ध में क्या हुआ था कि 1955 से 1975 तक चला। कब से कब तक चला वियतनाम युद्ध? 1955 से लेकर के 1975 तक वियतनामी युद्ध चला। इसमें क्या हुआ था कि साम्यवादी और पूंजीवादी गुटों के बीच एक और प्रॉक्सी युद्ध चला। एक और फिर से वही युद्ध चला जिस तरीके से कोरियाई युद्ध चला था, उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से वियतनामी युद्ध भी चला। समझ में आ रहा है? जिस तरीके से कोरियाई युद्ध चला था उसी तरीके से वियतनामी युद्ध चला। समझ में आ गया यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि वियतनामी युद्ध 1955 से चला था। क्यूबा मिसाइल संकट। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट में क्या कहता है कि ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो 1962 में हुआ था। कहता है अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए थे। उसी को क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, जो कि 1962 में हुआ था। अगला पॉइंट है कि डिटरेंस क्या है भाई? डिटरेंस की नीति। डिटरेंस की नीति क्या है वो देख लेते हैं। कहता है दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों की होड़। एक दूसरे को बार बार यही करते थे, यूएसएसआर हो या फिर यूएसए हो, दोनों में होड़ मचा हुआ था कि हम परमाणु हमला कर देंगे, हम परमाणु हमला कर देंगे। यानी कि दोनों देशों के अंदर होड़ था परमाणु बम का। किसका भाई? परमाणु बम का। तो उसी को कहते हैं डिटरेंस। क्या कहते हैं? डिटरेंस कहते हैं। अब आता है स्पेस रेस। क्या है? स्पेस रेस। अब आता है अमेरिका, है ना, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों के बीच क्या था? आंतरिक श्रेष्ठता की होड़ थी, दौड़ थी। यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। यूएसएसआर भी चाहता था कि हम आगे बढ़ जाए और अमेरिका भी चाहता था कि हम उससे आगे बढ़ जाए। स्पेसशिप की बात कर रही है, कोई चांद पर जाने के लिए मरा हुआ है, कोई मंगल पर जाने के लिए मरा हुआ, सब एक दूसरे से, ये दोनों का दोनों क्या है? आगे जाने के लिए तोड़फान है, दौड़ है, होड़ है दोनों के अंदर। तो ये हो गया स्पेस रेस। एक हो गया डिटरेंस यानी कि परमाणु हथियार की होड़। जैसी आएगी परमाणु हथियार की होड़ है ना, तुरंत आप बोल देंगे डिटरेंस उसे कहते हैं। जैसी आएगा क्या? जैसे आएगा अंतरिक्ष में जाने की होड़, तो वैसे आप बोल देंगे स्पेस रेस। क्या बोल देंगे भाई? स्पेस रेस। तो समझ में आ गया ना? हाँ। अब उसके बाद आता है साल्ट समझौता। क्या है भाई? साल्ट समझौता कब हुआ था? तो ये दो बार हुआ है, 1972 में और 1979 में। कब हुआ है? 1972 और 79 में हुआ है। 1979 में हुआ है साल्ट समझौता। इसमें कौन सा समझौता हुआ? बेटा क्या क्या हुआ था इसमें? इसमें हुआ था कि परमाणु हथियारों की सीमा तय करने के प्रयास थे। यानी कि परमाणु हथियार जो दोनों हुड़ मचा हुआ था कि एक दूसरे पर छोड़ देंगे, इस समझौता में यही किया गया कि अपने सीमित में रहिए दोनों, यूएसएसआर भी सीमित में रहिए और यूएसए भी सीमित में रहिए। इस समझौता का मतलब ही यही था कि दोनों का सीमा तय कर दिया गया। क्या तय कर दिया गया? परमाणु हथियारों की सीमा को तय कर दिया गया। अगला चलते हैं। कहता है
है ना, गैर संरेखित आंदोलन, गैर संरेखित आंदोलन जो कि नाम NAM से जाना जाता है। गैर संरेखित आंदोलन क्या है? कहता है भारत जैसे देशों ने किसी भी गुट में ना शामिल होकर स्वतंत्र नीति अपनाई, उसे ही कहते हैं गैर संरेखित आंदोलन। क्या कहते हैं? जो भी, है ना, कोई भी नीति में शामिल नहीं हुआ, कोई भी गुट में शामिल नहीं हुआ, उसे ही कहते हैं गैर संरेखित आंदोलन, जो कि कब हुआ था, है ना, जिसे हम कहते हैं नाम NAM कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि नाम की स्थापना, NAM की स्थापना 1961 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1961 में हुआ था। और कहता है बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। कहां हुई थी? बेलग्रेड सम्मेलन में, है ना, NAM की स्थापना हुई थी 1961 में। और इसके प्रमुख नेता जो थे वो नेहरू थे, नासिर थे, टीटो थे। कौन थे भाई? प्रमुख नेता नेहरू, नासिर, टीटो थे नाम की स्थापना के समय 1961 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहता है तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया क्या है भाई? कहता है विकासशील देश जो दोनों गुटों से स्वतंत्र रहना चाहते थे, उसे ही कहते हैं तीसरी दुनिया। क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया कहते हैं। क्लियर है? उसे ही क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है यहां तक? आगे चलते हैं। कहता है शीत युद्ध के प्रभाव। अब शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा भाई, वो जरा देख लेते हैं। कहता है दुनिया दो गुटों में बट गई और कई देशों में गृह युद्ध और सैन्य तख्ता पलट हो गया। क्या हो गया? दुनिया दो गुटों में बट गई और कई देशों में गृह और सैन्य तख्ता पलट हो गया, यानी कि सारे देशों में झगड़ाई हो गया। किस वजह पर भाई? तो एक ही चीज पर हो गया कि साम्यवाद और पूंजीवाद पर लगभग देशों में, कई देशों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसका प्रभाव यही था। अगला पॉइंट कहता है USSR, जिसे आज चीन कहते हैं, वो टूट करके चीन बना। उसे पहले USSR कहते थे। USSR में आंतरिक संकट, USSR में आंतरिक यानी कि गृह संकट भी आया, जैसे कि आर्थिक गिरावट आया, सैन्य खर्च आया, असंतोष का बढ़ावा, यानी कि सारे लोग अंदर में, जितने भी गृह युद्ध में सारे लोग गुस्सा थे। क्या थे? USSR में सारे लोग गुस्सा थे। अब आता है ग्लासनोस्ट। क्या है भाई ग्लासनोस्ट? क्या है? कहता है सोवियत संघ ने खुलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई? खुलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति अपनाई। उसे ही कहते हैं ग्लासनोस्ट। क्या कहते हैं? ग्लासनोस्ट कहते हैं। अगला चलते हैं। कहता है पेरिस्ट्रोइका। क्या है भाई? पेरिस्ट्रोइका क्या है? कहता है सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार की नीति को ही क्या कहते हैं? पेरिस्ट्रोइका कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्ट्रोइका कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1989 में बर्लिन दीवार का गिरना। 1989 में क्या हुआ था, है ना? 1989 में बर्लिन दीवार क्या हुआ था? गिर गया था। यूरोप में साम्यवाद का अंत और जर्मनी का एकीकरण इसी वक्त हुआ था, तो उसी को कहते हैं बर्लिन दीवार का गिरना। जब ये दोनों काम हुआ ना, कि यूरोप में साम्यवाद का अंत हो गया और वहां जर्मनी का एकीकरण भी हो गया, तब क्या कहता है? उसी बात को कहता है कि बर्लिन का दीवार गिर गया। क्या कहता है? कि बर्लिन का दीवार गिर गया। और ये कब हुआ था भाई? 1989 में हुआ था। ठीक है? अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, है ना। बर्लिन का दीवार गिर गया था। अब आगे चलते हैं, यानी कि बर्लिन का दीवार गिरना मतलब जर्मनी का एकीकरण होना और साम्यवादियों का अंत होना। ठीक है? अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन। 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। कहता है 15 नए स्वतंत्र देश बने। USSR से कितना देश बना भाई? 15 देश बना। तब भी अमेरिका आज उतना बड़ा है, यानी कि अगर सोचें कि रूस अभी भी उतना बड़ा है, उससे पहले रूस कितना बड़ा होगा भाई? जब 15 देश और उसमें जुड़ा हुआ होगा, आधा दुनिया तो वही होगा ना, USSR ही होगा। तो वही कहता है कि सोवियत संघ यानी कि USSR 1991 में क्या हुआ? टूट गया, विघटित हो गया और 15 नए देश बने। कितने देश भाई? 15 नए देश बने और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभर गया। यानी कि उस वक्त की अगर बात करें तो USSR महाशक्ति था। क्या था? USSR महाशक्ति था। इसीलिए अमेरिका बार बार उसे छेड़ते रहता था और उसका विघटन करवा दिया और अमेरिका क्या बन गया? महाशक्ति बन गया। क्या बन गया? महाशक्ति बन गया, सुपर पावर बन गया। क्लियर है?
आगे चलते हैं अगला पॉइंट कि शीत युद्ध का अंत। ये शीत युद्ध का अंत तभी हुआ ना जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ही शीत युद्ध का खत्म होना यानी कि सोवियत संघ का विघटन होना, विघटन हुआ कि यहां शीत युद्ध खत्म। वही कहता है कि द्विध्रुवीयता है ना खत्म हुआ और अमेरिका प्रधान व्यवस्था यानी कि है ना क्या बना, सुपर पावर बना भाई, की शुरुआत हो गई। क्या हो गया, अमेरिका प्रधान व्यवस्था बना। आगे चलते हैं, अगला और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कहता है शीत युद्ध की विरासत। शीत युद्ध की विरासत कहता है आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ना, सुरक्षा और विदेश नीति में इसका असर स्पष्ट दिखता है कि शीत युद्ध की विरासत किस तरह से है, अमेरिका का विरासत किस तरह से है। तो ये हो गया भाई पहला चैप्टर आपका कंप्लीट। एक नजर में आपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, यानी कि जिसे आप 5-6 दिन में कंप्लीट करते उसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपने क्लियर कर लिया पहले चैप्टर को। चलते हैं अब दूसरा चैप्टर की ओर भाई बढ़ेंगे हम लोग, है ना, दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा चैप्टर। क्या है भाई, ये है दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर में देख लेते, कहता है दो ध्रुवीयता। ये दो ध्रुवीयता क्या है भाई, का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ है विश्व दो शक्तिशाली गुटों यानी कि अमेरिका और किसमें बढ़ गया भाई, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, सोवियत संघ में बट गया। ये दो भागों में बट गया, उसी को कहते हैं दो ध्रुवीयता। क्या कहते हैं, दो ध्रुवीयता यानी कि दो भागों में पूरे देश को, पूरे विश्व को बट जाना, उसे ही कहते हैं दो ध्रुवीयता। ठीक है भाई। शीत युद्ध की अगर बात करें तो शीत युद्ध कोल्ड वार एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। क्या हुआ था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष युद्ध था शीत युद्ध, है ना। ये बार बार पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और दूसरे चैप्टर में भी वही चीज कहता है। कहता है अमेरिका ने पूंजीवादी और लोकतंत्र का समर्थन किया। अमेरिका ने पूंजीवादी और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन अगर हम वही सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ ने समाज और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। किसको अपनाया भाई, समाजवाद को अपनाया और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। किसने, यूएसएसआर ने यानी कि सोवियत संघ ने। अब कहता है बर्लिन की दीवार क्या है, फिर से वही चीज पढ़ रहे हैं। 1961 में पूर्व और पश्चिम जर्मनी को विभाजित करती थी। क्या करती थी, पूर्व और पश्चिम को, है ना, पूर्व और पश्चिम जर्मनी को, माने पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को एक दूसरे से विभाजित करती थी। और जैसे ही जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ तो बर्लिन की दीवार गिर गई। कहता है कि बर्लिन की दीवार गिर गई 1961 में। कब हुआ था, बर्लिन का दीवार गिर गया और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जो है एकीकरण हो गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया, मिल गया, विभाजित ना हो गया, एक हो गया। आगे चलते हैं, बर्लिन दीवार का पतन 1900 कब हुआ भाई, 1900 क्या हुआ, 1989 में, है ना, 1979 में, है ना। कहता है कि शीत युद्ध के अंत की शुरुआत का संकेत था। क्या था, शीत युद्ध की शुरुआत का अंत था। क्या था, संकेत था। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, शुरुआत भाई जब बर्लिन का दीवार का पतन हुआ। क्या हुआ, बर्लिन की दीवार का पतन हुआ, तभी क्या हुआ कि शीत युद्ध का अंत की शुरुआत हुआ, अंत होना शुरुआत हुआ, खत्म होना शुरुआत हुआ। आगे पढ़ते हैं, वर्षा संधि फिर से पढ़ रहे हैं। 1955 में हुआ है वर्षा संधि, है ना, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। एक ही चीज दोबारा पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर में भी हम लोग। आगे चलते हैं, चलिए तो यहां तक पढ़ लिए हम लोग। कहां तक पढ़ लिए भाई, कि वर्षा संधि 1955 में हुआ था और सोवियत, है ना, किसका था, सोवियत के नेतृत्व में ये हुआ था, है ना जी, सोवियत के नेतृत्व में हुआ था। आगे चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, कहता है गोर्बाचेव ने प्रेस्टोइका, गोर्बाचेव, है ना, गोर्बाचेव ने प्रेस्टोइका और ग्लासनोस्त जैसी सुधार नीतियां शुरू की। गोर्बाचेव ने क्या किया, गोर्बाचेव ने प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, प्रेस्टोइका और ग्लासनोस्त जैसी नीतियां का, सुधार नीतियों को लाया। किसने लाया भाई, गोर्बाचेव ने लाया। किसने लाया, गोर्बाचेव ने लाया। अब बोलते हैं प्रेस्टोइका क्या है भाई, प्रेस्टोइका क्या है और ग्लासनोस्त क्या है। तो प्रेस्ट्रोइका की बात करें तो प्रेस्ट्रोइका है आर्थिक और प्रशासनिक पुनर्गठन। क्या है भाई, प्रशासनिक और आर्थिक पुनर्गठन की बात करता है ये प्रेस्ट्रोइका। क्या कहता है, प्रेस्ट्रोइका आर्थिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की बात करता है। अगर हम ग्लासनोस्त की बात करें तो खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला ग्लासनोस्त
नोस्त कहलाता है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला पॉइंट कि इन सुधारों से सरकारी नियम कमजोर हुआ और अगलाववादी आंदोलन तेज हुआ। क्या हुआ इससे भाई? सरकारी नियंत्रण कमजोर हो गया, सरकार की जो नियंत्रण था उस पर वो कमजोर हो गया और अलगाववादी आंदोलन का है ना शुरू हो गया, अलगाववादी आंदोलन तेज हो गया अलग होने के लिए। कहता है सोवियत संघ ने राष्ट्रीयतावाद बढ़ा दिया। यूक्रेन, तालविया, एस्तोनिया जैसी गणराज्य स्वतंत्रता की मांग करने लगे। जैसे ही ये हुआ ना भाई, सरकारी नियंत्रण पर कमजोर हुआ और अलगाववादी का आंदोलन करने लगे, तो उससे क्या बनकर आया? यूक्रेन बनकर आया, तालविया बनकर आया, एस्तोनिया बनकर आया, और ये लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि हमको यूएसएसआर में नहीं रहना है, हम एक स्वतंत्र देश बनेंगे, ये मांग करने लगे सारे लोग। उसके बाद आता है आर्थिक संकट। क्या आता है भाई? आर्थिक संकट में क्या आता है? भ्रष्टाचार, अभाव और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। क्या थी? ये सारी चीजों की कमी थी। भ्रष्टाचार और अभाव था, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, यानी कि जो उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर की जरूरतों वाली चीज थी वो सारी चीजों की क्या थी? कमी थी उस वक्त, उसी को कहते हैं आर्थिक संकट। अब आता है 1991 का तख्ता पलट प्रयास। 1991 का क्या है? तख्ता पलट प्रयास। कहता है गोर्बाचेव को हटाने की असफल कोशिश की गई। क्या किया गया? असफल रहा, लेकिन कोशिश किया गया किसका? गोर्बाचेव को हटाने, शासन से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए कोशिश किया गया 1991 में। कब किया गया भाई? 1991 में गोर्बाचेव को हटाने के लिए क्या किया गया? कोशिश किया गया। अब आते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन क्या है भाई? बोरिस येल्त्सिन कहता है रूस के पहले राष्ट्रपति थे। रूस के पहले राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? बोरिस येल्त्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरिस येल्त्सिन, है ना, जो सुधारों को क्या कहते थे? सुधारों के पक्षधर थे, यानी कि वो सुधार करना चाहते थे, है ना, जिनका नाम क्या था भाई? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो कि सोवियत रूस के पहले क्या थे? रूस के पहले राष्ट्रपति थे। यहां तक समझ आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि CIS, है ना, CIS की बात करें तो CIS की स्थापना जो है 1991 में रूस में हुआ था। कहां हुआ था? है ना, रूस में हुआ था। और उसके बाद कहता है कि बेलारूस यूक्रेन द्वारा की गई थी। CIS का स्थापना जो है वो कहां हुआ था? रूस में 1991 में किया गया था। और ये दो देशों के बीच किया गया था, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा किया गया था। अब आते हैं 25 दिसंबर 1991 में। तो कहता है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ पूरी तरीके से विघटित हो गया, विखंडन हो गया और शीत युद्ध का समाप्ति यहीं पर हो गया। जैसे ही क्या हुआ? सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ का मेन अगर असल डेट की बात करें कि कब विघटन हुआ, तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। इसके बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हुई। क्या हुआ? इसके बाद अमेरिका जो है एकमात्र शक्तिशाली बन गया, क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो गया था भाई। उसके बाद क्या बना? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गया। आते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी कहता समाजवाद से पूंजीवाद की ओर तेज आर्थिक बदलाव हुआ। क्या हुआ? समाजवाद से पूंजीवाद की ओर तेज आर्थिक बदलाव हुआ, उसे ही कहते हैं शॉक थेरेपी। इनमें निजीकरण, मूल्य नियंत्रण समाप्त और विदेशी निवेश को बढ़ावा शामिल था। क्या था भाई? निजीकरण और मूल्य नियंत्रण समाप्त और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था। क्लियर है भाई? चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या कहते हैं आपका, वो जरा देख लेते हैं, और उसके बाद आपका फिर चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। कहता है शॉक थेरेपी के, है ना, दुष्परिणाम क्या था? शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम क्या था? गरीबी, बेरोजगारी और वित्तीय असमानता बढ़ी। क्या हुआ? जैसे ही शॉक थेरेपी हुआ, यानी कि एक शासन काल आया, एक सुपर पावर बना, तो क्या हुआ? गरीबी आया, बेरोजगारी आया और वित्तीय असमानताएं बढ़ी। फिर आता है सामाजिक स्थिरता क्या है भाई? कहता है माफिया, भ्रष्टाचार और सुरक्षा संकट पैदा हुई, उसी को कहते हैं सामाजिक अस्थिरता आ गई। नाटो का विस्तार हुआ और पूर्वी यूरोपीय देश अमेरिका के प्रभाव में आ गए। यूरोपीय देश जितना भी था सब कहां आ गए? अमेरिका के अंडर में आ गए, अमेरिका के प्रभाव में आ गए। कहता है भारत पर प्रभाव किनका था?
भारत पर प्रभाव किनका था भाई? तो कहता है भारत ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया और रूस के साथ संबंध बनाए रखे, और अमेरिका से दूर हटा और रूस से संबंध सही से बनाए रखे। किसके लिए भाई? आर्थिक उदारीकरण के कारण, यानी कि रूस भी साथ दिया था तो भारत भी साथ देना पड़ा, और भारत किसके साथ रहा खड़ा? तो रूस के साथ रहा खड़ा। ये हो गया दूसरा चैप्टर आपका समाप्त। क्या हो गया भाई? दूसरा चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। ये रहा तीसरा चैप्टर आपका। तीसरा चैप्टर में कहता है अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत। अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत हुई कब? 1991 में, क्योंकि 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था, है ना। 1991 में ही क्या हुआ था? सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ? अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया। अमेरिका की हार्ड पावर का मतलब था, अमेरिका की हार्ड पावर का मतलब था कि उसकी सैन्य शक्ति और वैश्विक सैन्य उपस्थिति जो है बेहतर है, उसी को कहता है अमेरिका की हार्ड पावर, है ना। अमेरिका का हार्ड पावर, वो अपने आप को अब हार्ड बताने लगा पूरी दुनिया में। कहता अमेरिका के पास सबसे बड़ी और आधुनिक सेना थी, है ना। अभी भी सेना है उसके पास सबसे ज्यादा अमेरिका के पास, क्योंकि उससे पहले सोवियत संघ के पास था, जो कि 15 देश अलग टूट टूट के बना, विघटन होकर के 15 देशों को अलग बनाया, यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर कटा खत्म हुआ तो अमेरिका जो है क्या बन गया? सुपर पावर बन गया, और उसके पास आधुनिक सेना सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी अभी भी है ना। और कहते हैं पहला खाड़ी का युद्ध, पहला खाड़ी का युद्ध देख लेते हैं, 1990 से 1991 में हुआ। कहता है अमेरिकी सैन्य शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था पहला खाड़ी युद्ध, जो कि 1990 से 1991 तक चला था, खाड़ी युद्ध। ठीक है, अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, और कहता है संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये युद्ध लड़ा, और क्या बात किया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात किया। किसका बात किया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। चलते हैं 1998 में, क्या कहता है? ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, है ना। कहता है इसमें आतंकवादियों पर मिसाइल हमला किया गया। क्या किया गया? आतंकवादियों पर मिसाइल हमला किया गया, है ना, 1998 में। कब भाई? 1998 में। क्लियर है। अब आता है कि हमला 9/11 का हमला देख लेते हैं, 2001 में हुआ था, है ना, 2001 में हुआ था। कहता है अमेरिका पर आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला हुआ था कब भाई? 2001 में 11/9 को। कब हुआ था? 11/9 को हमला हुआ था। कब? अमेरिका पर आतंकवादियों का सबसे बड़ा हमला हुआ था। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की ओर। कहता है इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन, है ना, इंडोरिंग फ्रीडम की बात की और शुरू किया, और उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला किया। किस पर हमला किया? अफगानिस्तान पर हमला किया। कब किया? तो कब किया, है ना, किसके तहत किया भाई? इसके बाद अमेरिका ने ये एक ऑपरेशन जारी किया और अफगानिस्तान पर बड़ा हमला किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका? हमला किया, और उसके बाद यहां आ जाते हैं। हमला करने के बाद क्या होता है भाई? गुप्त जेलें और गैर कानूनी हिरासत, इसको समझते हैं। कहता है जैसे कि, है ना, गुआंटानामो बाई में कैद है। और उसके बाद आते हैं 2003 में। तो 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, है ना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो कहता है इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन को हटाया। कब किया भाई? 2003 में किया। कि किसके तहत भाई? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की बात करके, है ना, हमला किया। किस पर? इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को, है ना, हटा दिया। उसके मतलब उसे हत्या कर दी। इराक युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, अमेरिका को भारी नुकसान हुआ इराक युद्ध में। हाँ भाई, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इराक युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। कहता लेकिन इराक में अस्थायित्व नहीं आया। इराक में क्या आया? अस्थायित्व नहीं आया। लेकिन किसका नुकसान हुआ? अमेरिका का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल पावर की बात करें तो अमेरिका की आर्थिक संस्थाओं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक आदि में क्या हुआ? कि पकड़ हुआ। क्या हुआ? अमेरिका की आर्थिक संस्थाओं पर पकड़ हुआ, जैसे कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक पर उसका पकड़ हुआ अमेरिका का। किसके तहत? स्ट्रक्चरल पावर के तहत। ठीक है, अमेरिका वैश्विक आर्थिक संरचना को नियंत्रित करता था। किसको नियंत्रित करता था? वैश्विक आर्थिक संरचना को, पूरे विश्व के आर्थिक संरचना को अमेरिका ही नियंत्रित करता था।
आगे पढ़ते हैं, एमबीए जैसी डिग्रियां अमेरिका के शैक्षणिक प्रभुत्व का उदाहरण है। एमबीए जो है किसका प्रभुत्व का है, शैक्षणिक उदाहरण है। तो अमेरिका में ही ये एमबीए वगैरह होता था, लेकिन अब तो सभी जगह होने लगा एमबीए, है ना। उसके बाद आता है सॉफ्ट पावर। क्या भाई, सॉफ्ट पावर। अब देखते हैं सॉफ्ट पावर क्या है। कहता है अमेरिका संस्कृति, मीडिया, लाइफ स्टाइल का वैश्विक प्रभाव पड़ता है सारी जगह, इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर। क्योंकि अमेरिका के सारी चीजों का प्रभाव सारे देशों में पड़ता है, या फिर वो स्टाइल हो, मीडिया हो, या फिर कुछ भी हो, सांस्कृतिक हो, सारी चीजें। जैसे आप भाई वेस्टर्न यूज कर रहे हैं ना, आज हम लोग भी अमेरिका के जैसे कपड़े पहन रहे हैं, अमेरिका के जैसा चलना चाह रहे हैं, तो उसका जो है बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व पर। सिर्फ आप पर या सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, पूरे विश्व पर ही उसका प्रभाव पड़ा है। आगे चलते हैं। तो सॉफ्ट पावर पढ़ लिए, और ये रहा सॉफ्ट पावर। के बाद आता है कि हॉलीवुड, पॉप म्यूजिक या फिर ब्लू जींस। जींस तो सारे लोग पहनते हैं, ब्लू जींस की बात करें सारे लोग पहनते हैं, पॉप म्यूजिक सारे लोग बजाते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं भाई। तो कहता है जैसे प्रतीक सॉफ्ट पावर के उदाहरण हैं, और ये सारी चीज पूरी दुनिया में चल रहा है। हॉलीवुड लोग देखते हैं, ब्लू जींस सारे लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर पॉप म्यूजिक की बात करें तो पॉप म्यूजिक भी सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला है। सॉफ्ट पावर की बात करें तो अक्सर बल प्रयोग से ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ है। अगर हम बात करें कि अचानक से जो ये ब्लू जींस है ना पूरे भारत से हट जाए तो क्या होगा भारत का हाल, कुछ असर करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, ये सिर्फ 3 चीजें नहीं, ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे ऐसे हजारों चीज हैं जो हमारे ऊपर है। जैसे गूगल की बात करें, अगर गूगल को अमेरिका हटा ले तो क्या क्या होगा हमारा हालत, सोच सकते हैं। ना यूट्यूब, ना कुछ नहीं, मोबाइल बर्बाद, खत्म कहानी। तो फिर अपना सॉफ्टवेयर कुछ है ही नहीं है, इंडिया के पास अपना सॉफ्टवेयर नहीं है गूगल का। जैसे गूगल के जैसा टक्कर में चाइना बना लिया है, लेकिन इंडिया नहीं बनाया है। तो अमेरिका के अंडर में है हम लोग, है ना, अमेरिका के अंडर में है एक एक चीज। तो वही कहता है सॉफ्ट पावर अक्सर बल प्रयोग से ज्यादा, मतलब कि अगर हम बात करें गोला बारूद या फिर जंग से ज्यादा क्या होता है, प्रभावशाली होता है सॉफ्ट पावर। अमेरिका इराक में स्थिरता नहीं ला सकता, जिससे हार्ड पावर की सीमाएं सामने आई। अमेरिका जो है उस पर नहीं चला सकता इराक पर, इसीलिए वो हार्ड पावर का यूज करता है ना, सैनिकों का यूज करता है, गोला बारूद, बम, सारी चीजों का यूज करता है। अब कहते हैं अमेरिका घरेलू संस्थाएं, है ना, कांग्रेस है, मीडिया है, या फिर क्या है, जुडिशरी है। कहता है राष्ट्रपति की शक्ति को नियंत्रित करती है। क्या करती है, राष्ट्रपति की शक्ति को नियंत्रित करती है घरेलू संस्थाएं, जिसमें ये 3 एग्जाम्पल के तौर पे है, कांग्रेस है, मीडिया है और जुडिशरी है ना। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, जरा देख लेते हैं, और उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा चैप्टर भी आपका इसकी में कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्र मीडिया और नागरिक अधिकार अमेरिकी वर्चस्व के दुरुपयोग पर है ना लगाम लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नाटो की, अब बात करें तो नाटो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अमेरिकी नीतियों पर संतुलित लाते हैं। क्या लाते हैं भाई, अमेरिकी नीतियों पर संतुलन लाते हैं कौन, नाटो और संयुक्त राष्ट्र। क्लियर है। आगे चलते हैं। 3 विकल्प, ए साथ देना, और दूसरा है दूरी बनाना, और तीसरा है प्रतिरोध करना। ये सारी चीजें क्या करता है, अमेरिकी नीतियों पर संतुलन बनाए रखता है। अगला चलते हैं। भारत जैसी मध्य शक्तियां वर्चस्व को स्वीकार करते हुए अपने हित साधती है, अपना हित में काम करता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं कि हाँ वो ये कर रहा है या ये कर रहा है तो उसी के बातों को मानेंगे नहीं, अपना सोच है और अपने पर ही चलते हैं। जैसे कि रूस की बात करें, चीन की बात करें, यूरोपीय संघ की बात करें, ये जैसे देश मिलकर संतुलन बनाते हैं कि एक जो बोला है वही सारे लोग बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत का अपना सोच है, अपना तरीका है। तो यहां हो गया भाई तीसरा कंप्लीट। चौथा की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा चैप्टर। कहता है सत्ता केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं होती। सत्ता जो है केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के कई द्वितीयक केंद्र भी उससे प्रभावित होते हैं, बल्कि समाज के कई द्वितीयक केंद्र भी उससे शामिल होते हैं। वही है ना सरकारी संस्थाओं की सीमिति, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। परिवार, धार्मिक संगठन, उद्योग, प्रशासनिक किन्वा, राजनीतिक दल, ये सभी जो है ना वैकल्पिक शक्ति केंद्र है, वैकल्पिक है, सारा का केंद्रित है अपना अपना शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं।
पारिवारिक सत्ता केंद्र क्या है भाई? तो कहता है घर में क्या होगा यह निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है, उसी को कहते हैं पारिवारिक सत्ता केंद्र। धार्मिक सत्ता केंद्र किसको बोलेंगे? धर्मगुरु, पंडित, संत, समाज के उच्च प्रभाव होते हैं, जो वो बोलेगा वही करेगा। जैसे कि अगर मौलाना की बात करें तो उनकी बातों को सारा मानेगा, पंडित जी की बात करें तो पंडित जी की बात को सारे मानेगा। तो ये हो गया धार्मिक सत्ता केंद्र। अब आते हैं आर्थिक सत्ता केंद्र। कहता है उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया, वित्तीय संस्थान निर्णय प्रक्रिया में योगदान देते हैं। क्या करते हैं? निर्णय प्रक्रिया में योगदान देते हैं। अब आते हैं शिक्षा शक्ति केंद्र। परिवार पढ़ लिए, धार्मिक संगठन पढ़ लिए, उद्योग पढ़ लिए और प्रशासनिक किन्वा, ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। तो अब शिक्षा शक्ति केंद्र को पढ़ेंगे। शिक्षक हो गया, छात्र संगठन हो गया, शिक्षा संस्था नीतियां हो गया, तय करने में भूमिका निभाते हैं, उसी को कहते हैं शिक्षा शक्ति केंद्र। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। उसके बाद आता है मीडिया शक्ति केंद्र। क्या है भाई? मीडिया शक्ति केंद्र है, कहता है कि समाचार चैनल, अखबार और सोशल मीडिया विचारधारा क्या है? वितरण में प्रभाव रखते हैं। क्या रखते हैं? वितरण में प्रभाव रखते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक आंदोलन। क्या आता है? सामाजिक आंदोलन। वे लोगों को संगठित कर सत्ता को चुनौती देते हैं। क्या करते हैं? वे लोगों को संगठित कर सत्ता को चुनौती देते हैं। राजनीतिक दल की बात करें तो यह सत्ता के परंपरागत वैकल्पिक केंद्र है, जो लोक शक्ति को मूर्त रूप से क्या करते हैं? मूर्त रूप से देखते हैं। अगर हम बात करें आदिवासी या फिर जातीय संगठन की, तो अपनी संस्कृति और हितों की रक्षा हेतु एक समूह बनाते हैं, उसी को कहते हैं जातीय संगठन। फिर उसके बाद बोलते हैं सत्ता के ये केंद्र कभी सहयोगी और कभी विरोधी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन भाई? जो नीचे लिखा हुआ है वो कभी सहयोगी भी बनते हैं और कभी कभी विरोधी भी बनते हैं। जैसे कि वैश्विक शक्ति केंद्र, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UN, IMF, WTO भी शक्ति के प्रतिमान बदलती हैं। तो ये सारा जो है कभी कभी विरोधी होता है, कभी कभी सहयोगी होता है। उसके बाद आता है कि लोकल अधिकार वाले निकाय, पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक इकाइयां हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो लोकल अधिकार वाले निकाय में शामिल है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बस इसी तरीके से देखते जाएंगे। हाँ भेज दिया है, देख लो। देखते हैं कि निजी और MNCS कहां थे भाई? यहां थे। स्वशासन की अवधारणा, लोग अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या कहे भाई? यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है, लोग अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद है निजी क्षेत्र और MNCS, जैसे अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। तो यह अर्थव्यवस्था के लिए ये जो निजी क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, है ना? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाता है। क्या बनाता है? और भी मजबूत बनाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, है ना? उसके बाद आता है स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, महिला शक्तिकरण और सामूहिक निर्णय की शक्ति प्रदान करते हैं। ये लो। अब आते हैं हम लोग अपने में, है ना, कि गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO, ये सब गैर सरकारी संगठन है भाई। ये क्या कहता है कि सामाजिक न्याय व विकास के मुद्दों पर सरकार से आगे कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सरकार से आगे कार्य करते हैं। उसके बाद आता है वैश्विक मीडिया व कॉरपोरेट मीडिया, है ना? वैश्विक मीडिया और व कॉरपोरेट मीडिया क्या है भाई? ये लोकतंत्र में सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सूचना के प्रवाह को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कहता है सत्ता के इन केंद्रों का आपसी संतुलन लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता के इन केंद्रों का क्या है? आपसी संतुलन ही लोकतंत्र की आत्मा कहलाता है। आगे चलते हैं। आर्थिक शक्ति के, है ना, बेरोक टोक केंद्रीकरण से सत्ता के असंतुलन की समस्या हो सकती है। अगर बिना रोक टोक
क्या कहता है भाई, शिक्षा और विज्ञान संस्थाएं नीति निर्माण में क्या है, सलाहकार की तरह काम करती है। क्या करती है भाई, सलाहकार की तरह काम करती है शिक्षा और विज्ञान संस्थाएं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि फसल मंडी, कृषि सहकारी, व्यापारी मंडल, ये ग्रामीण सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें अगर बात करें, फसल मंडी, कृषि सहकारी, व्यापारी मंडी, तो ये जो है ये ग्रामीण क्या है, सत्ता है। क्या है, ग्रामीण सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। उसके बाद आते हैं नागरिक समाज की ओर। तो सिविल सोसाइटी की बात करें तो ये नागरिकों की आवाज को संगठित कर शासन द्वारा अनसुने मामले को उठाता है। जो शासन जो है वो नहीं उठा रहा है, वो एकजुट होकर के इस आवाज को उठाता है, उसी को कहते हैं नागरिक समाज। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं भाई आगे। आगे क्या है, अगला देख लेते हैं। ये है आगे, कहता है कि सत्ता की ये विविध धाराएं लोकतंत्र में बहुलता बनाए रखती हैं और सत्ता की केंद्रीभूत धारणाओं को चुनौती देती हैं। तो भाई पॉइंट को बस समझते जाएंगे और याद करते जाएंगे, क्योंकि यही जो है ना मेन है, देखना नहीं है और इसके अलावा और कुछ देखना नहीं है। बस ये जो है एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म। सोच लीजिए 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस कितना मिनट में, 10 से 15 मिनट हुआ होगा और पूरा 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं इससे आगे भाई, क्या है, चलिए 5वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 5वां चैप्टर ये रहा, 5वां चैप्टर। ठीक है, बुलेट पॉइंट का नाम दिया इसका, बुलेट पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसको सही तरीके से पढ़ना और यही जो है काम आने वाला है। एक नजर में बस इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण एशिया में भारत आता है, अमेरिका आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देश शामिल होते हैं। किसमें भाई, दक्षिण एशिया में। इस क्षेत्र के देशों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सामान्यताएं हैं, यानी कि कुछ जो है संस्कृति हो या फिर ऐतिहासिक हो, कुछ कुछ मिलता जुलता है इन सारे देशों में, परंतु राजनीतिक टकराव भी रहती है। राजनीतिक टकराव तो रहता ही है भाई। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो बहुत भयानक टकराव है। बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का, सारे देशों में क्या है, आपसी टकराव है। अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें किस संबंध में तनावपूर्ण रहते हैं, जैसे कि 1947, 1965, 1971, 1999 में युद्ध हुए हैं। ये देख सकते हैं कि 4-5 युद्ध हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर हम बांग्लादेश का गठन की बात करें तो 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था और यह पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ कर स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के बना था। किसकी बात करें, बांग्लादेश की। और ये कब बना था, 1971 में। और भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश बना था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सिन्हल बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच लंबे समय तक गृह युद्ध चला। क्या चला भाई, गृह युद्ध चला, यानी कि घर का युद्ध चला। किनके किनके बीच, तो सिन्हल बहुसंख्यक के बीच और अल्पसंख्यकों के बीच, है ना, तमिल अल्पसंख्यकों के बीच चला। ये दोनों के बीच बहुत समय तक गृह युद्ध चला। तो सब में युद्ध ही युद्ध हो रहा है, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं आगे, श्रीलंका के बाद पढ़ते हैं, नेपाल की बात पढ़ते हैं। भाई नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल को भी पढ़ना जरूरी है। कहता है नेपाल में राजशाही खत्म हुई और यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लोकतांत्रिक गणराज्य बना, राजशाही यहां खत्म हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही, है ना, 25 में ही, कुछ दिन पहले ही तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट हुआ है ना नेपाल में। वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है वहां छोड़ करके। किस तरीके जनरेशन जेड ने देखे होंगे आप न्यूज़ वगैरह में या फिर रील्स वगैरह में। तो वही बात है। कहता भूटान में धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। कहां बढ़ाया भाई, धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र की ओर कदम बढ़ाया। मालदीव की बात करें तो मालदीव ने भी राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह देश महत्वपूर्ण है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो मालदीव जो है पूरी तरीके से संपूर्ण है, लेकिन अगर राजनीतिक की तरफ से देखें तो अस्थिरता का सामना किया है। कभी बार बार जो है सरकार बदलते रहती थी, है ना। आगे चलते हैं। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ, है ना, मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति अपनाई है, मतलब मित्रता की अपनाई है, लेकिन अब खुद ही सामने से लड़ने के लिए आ जाए तो भाई लड़ लो, है कि नहीं। तो मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति अपनाई है भारत ने अपने पड़ोसी देशों से। कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। अब कहता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय में एक सहयोग संगठन बना, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए, जिसको बोला जाता है शार्क,
है ना। तो सार्क की स्थापना कब हुई भाई? 1985 में क्षेत्रीय सहयोग हेतु की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सार्क की स्थापना की गई थी दक्षिण एशिया क्षेत्रों के सहयोग के लिए, कि कुछ भी हो तो भाई सारे दक्षिण एशिया जो है एक हो जाएंगे। और उसे कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। कहता है भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण सार्क की अधिक प्रभावी नहीं रही। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार लड़ाई हुआ तो क्या हुआ कि ये सार्क है ना, जो ये सार्क का संगठन किया गया था कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्षेत्रीय लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो इसके वजह से क्या हुआ, इसका प्रभाव खत्म हो गया, खत्म कहानी हो गई। ये सार्क पूरे दक्षिण एशिया में आर्थिक विषमता और गैर राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि आपस में लोग जो हैं लड़ते रहे हैं। आपस में क्या रहे हैं लोग? आपस में लोग लड़ते रहे हैं, क्योंकि अस्थिरता रही है, राजनीतिक अस्थिरता रही है, लोग आपस में लड़ते रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि सीमा पार आतंकवाद विशेषकर भारत और अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बना। क्या बना भाई? सीमा पार आतंकवाद, यानी कि सीमा से पार होकर के आतंकवाद पहुंच जाता था दूसरे देश में, और यह बहुत ही बड़ा खतरा बना। किसके किसके लिए? भारत के लिए और अफगानिस्तान के लिए। तो इतना में तो समझ ही सकते हैं कि आतंकवाद आ कहां से रहा? भारत और पाकिस्तान का खतरा बन रहा, और है ना, भारत और अफगानिस्तान का खतरा बन रहा, बीच में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए खतरा है ही नहीं है, तो किसके लिए खतरा है? तो मतलब आतंकवाद जो आ रहा है वो कहां से आ रहा? पाकिस्तान से आ रहा, वही जो समझ रहे हैं ना। चलिए, तो सीमा पार आतंकवाद भी एक क्या है? बहुत ही बड़ा खतरा है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? अगला पॉइंट कहता है कि चीन की बढ़ती उपस्थिति दक्षिण एशिया में भारत के लिए चिंता का विषय है। यानी कि दिन ब दिन वो अपने क्या बढ़ा रहा है, अपने आप को फैलाते जा रहा है, दिन ब दिन इधर कब्जा उधर कब्जा। तो उसकी उपस्थिति जो है दिन ब दिन दक्षिण एशिया में भारत के लिए चिंताजनक है। वो जैसे ही दक्षिण एशिया में घुसेगा ना तो दिक्कत में आ जाएगा भारत, बहुत ही भयानक तरीके से। अब किसी को भाई वो कब्जा ही कर ले तो दिक्कत में आ जाएगा ना। तो वही कहता है बहुत ही बड़ा समस्या है, विषय का भाग है वो। क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यापक रूप से मौजूद है। क्या है भाई? व्यापक रूप से मौजूद है गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, है ना। क्लियर है भाई यहां तक? उसके बाद कहता है लोकतंत्र की स्थिति हर देश में अलग अलग है। कुछ लोकतांत्रिक तो कुछ अधिनायकवादी प्रवृत्ति वाले देश हैं। समझ में आ रहा है ना? लोकतंत्र का भी प्रवृत्ति अलग अलग है। कई देशों में तो पूरा लोकतांत्रिक है और कई देशों में अधिनायकवादी प्रवृत्ति है। कैसा है भाई? अधिनायकवादी प्रवृत्ति है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये रहा अगला पॉइंट। क्या कहता है कि नागरिक समाज और मीडिया। नागरिक समाज और मीडिया क्या है भाई? नागरिक ने लोगों में जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? नागरिक समाज, जो नागरिक समाज बनाया है, एक समाज बनाया है, और मीडिया जो है आवाज को उठाया है, तो उससे क्या हुआ? जागरूकता बढ़ा है, और जो भी सरकार है उसको जवाब देना पड़ता है हर एक चीज को। अब देखते हैं कि जल बंटवारे और सीमा विवाद जैसे मुद्दे आम हैं। जल का बंटवारा कि समुद्र में कितना दूर तक कौन करेगा, ये सारा जो है ना आम हो चुका है। इधर जाएगा उसको लूट लिया, इधर जा रहा है वो जहाज पानी वाला उसको लूट लिया, तो सारा का सारा लूटना पुटना चलता रहता है। तो ये आम मुद्दे हैं भाई। कैसा मुद्दा है? ये आम मुद्दा है। किसका भाई? तो जल बंटवारे का। भारत की पड़ोसी पहले नीति, है ना, पड़ोसी, भारत की पड़ोसी पहले नीति जो है ना, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें तो का उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना था। क्या था? एक दूसरे का सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना था, कि जितने भी क्षेत्र में है ना सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कि उल्टा पुल्टा जैसे अमेरिका वाला देश आ जाए या फिर यूरोप वाला देश आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी पड़ोसी देश है उसको रख के लपेट देंगे। लेकिन यहां तो भाई अलग अलग कहानी है, अपने देश को ही मारना चाह रहा है सब। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये नीति जैसे ही अपनाएं तो लोगों के बीच जो है बढ़ तो रहा है, संबंध बढ़ रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत भी है। क्या है भाई? चुनौती है कि कहीं कुछ और उल्टा पुल्टा ना हो जाए। तो भाई भारत सही किया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ला करके। अब चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 6 में। 5 तो हो गया कंप्लीट भाई।
5 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं छठा चैप्टर में। ये आपका छठा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है। उसके बाद रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की बात किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना और सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए यूएनए को बनाया गया है, यानी कि है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ना वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में स्थित है। कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। कितना सदस्य है? 193 सदस्य हैं यूएनओ को, है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद कहता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यानी कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इसको कब स्वीकार किया गया था? 1945 को स्वीकार किया गया था, 26 जून को, है ना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को। किसको बनाया जाए तो स्वीकार इसका कब किया गया था? किया गया था फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, 26 जून 1945 को किया गया था। क्लियर है भाई यहां तक? अब आगे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं। कितने मुख्य अंग हैं? 6 मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है परिषद, चौथा है आर्थिक और पांचवा है सामाजिक परिषद। ठीक है भाई। चौथा क्या हो गया? सामाजिक परिषद हो गया। और छठा पांचवा क्या हो गया कि ट्रस्टीशिप परिषद। ठीक है, ट्रस्टीशिप परिषद। और छठा हो गया न्यायालय और सचिवालय। ये हो गया भाई महासभा, सुरक्षा परिषद, है ना, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, फिर न्यायालय और सचिवालय। ये हो गया 6 तरीके का, 6 तरह का क्या है भाई? तो मुख्य अंग है ये किसका? तो संयुक्त राष्ट्र का। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बोलता है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 5 जो है अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होता है। 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होता है। किसमें? तो सुरक्षा परिषद में शामिल होता है। चलते हैं आगे। सुरक्षा परिषद पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ते हैं स्थानीय परिषद को। कहता है कि स्थानीय सदस्य, जिसे P5 भी कहते हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, के पास वीटो शक्ति है। क्या है भाई? वीटो शक्ति है, जिसे अस्थाई सदस्य कहता है। ये 5 देश जो है ना वो अस्थाई सदस्य है। कैसा सदस्य है? ये अस्थाई सदस्य है। कहता है महासभा क्या है? तो महासभा में सभी देशों को बराबर मताधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? बराबर मत का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि सारे लोग जो है कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासक होता है। क्या होता है भाई? संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो होता है संगठन का प्रमुख प्रशासक होता है। मेन प्रशासक कौन होता है भाई? महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, है ना। एंटोनियो क्या है? गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल का है, वो वर्तमान महासचिव है। और महासचिव क्या होता है? प्रमुख प्रशासक होता है। क्या होता है? प्रमुख प्रशासक होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत क्या है? संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है, परंतु 1945 में ही शामिल हो गया था। इसमें शामिल है, लेकिन प्रशासक क्या है? संस्थापक सदस्य नहीं है ये, लेकिन 1945 में इसमें शामिल हो गया था संयुक्त राष्ट्र में। भारत ने यूएन शक्ति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं। क्या भेजा है? सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला यूएन शांति मिशनों में तो भारत सबसे ज्यादा सैनिक अपना भेजा है। उसके बाद आता है कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने की मांग करता है। बार बार कहता है कि हमें ये 5 जो अस्थाई सदस्य है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, उसमें भारत को भी शामिल किया जाए, मांग करता है। लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है संयुक्त राष्ट्र को। वो कान में क्या लेकर के, है ना, रुई लेकर के सोया हुआ है। भारत G4 समूह, जैसे भारत G4 समूह, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील का सदस्य है, जो यूएनएससी में सुधार चाहता है। क्या चाहता है? यूएनएससी में सुधार चाहता है। और जो कि G4 का समूह है, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, कहता है यूएनईएस, है ना, सीओ, और ये सारे जो संगठन है यूएनआईसीईएफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, यूएनडीपी जैसे संगठन विकास और सहयोग में योगदान करते हैं। ये जितना भी संगठन दिख रहा है ना, यूएनईएससीओ ये संगठन, या फिर यूएनआईसीईएफ, या फिर डब्ल्यूएचओ, है ना, या फिर आईएलओ, या फिर यूएनडीपी, ये जितने भी सदस्य हैं वो विकास और सहयोग में क्या करते हैं, योगदान करते हैं। विकास और सहयोग, है ना, विकास और सहयोग में योगदान करते हैं। क्लियर है भाई। यहां फिर आता है, एक एक करके पढ़ते हैं। यूएनईएससीओ का मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम इसकी बात करें, है ना, यूएनईएससीओ की बात करें तो वो पेरिस में है, और यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भाई? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ा है। डब्ल्यूएचओ की बात करें, हम इसकी बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। कहां है? यानी कि स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। ठीक है भाई। यूएनआईसीईएफ इसकी बात करें का कार्य बच्चों के विकास और सुरक्षा में संबंधित है। विकास और सुरक्षा से संबंधित है बच्चों के। उसके बाद आता है आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संगठन विश्व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? विश्व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर है भाई यहां तक आप लोगों का? हाँ, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये रहा अगला पॉइंट, ये रहा, कहता है WTO विश्व व्यापार संगठन है। ये क्या है भाई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विकास कार्यक्रम है सतत विकास लक्ष्य, SDG, है ना, सतत विकास लक्ष्य है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। क्या है? 2030 तक इसे प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र का विकास, है ना, क्या है, कार्यक्रम जो है। अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो मानव अधिकारों, है ना, शक्ति स्वास्थ्य स्थापना और गरीब उन्मूलन, है ना, उन्मूलन में सहायता करना। ये सारी जो कहानी है वो किसका है भाई? वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन का। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं छठा चैप्टर की ओर। 5 चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, है ना, 5 जो है समाप्त हो चुका है, और हम जाते हैं छठे में। ठीक है भाई। ये रहा आपका छठा चैप्टर। आह्वान क्या है उसका जो है सारा चीज हम लोग देखेंगे। आह्वान के बारे में कहता है सुरक्षा का, ये कौन सा हो जाएगा? छठा चैप्टर। आह्वान का अर्थ केवल युद्ध से रक्षा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत राष्ट्रीयता व वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर क्या करता है? सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या सुरक्षा का अर्थ है? समझ में आ रहा है? अगला चलते हैं परंपरागत सुरक्षा का संबंध। परंपरागत सुरक्षा का संबंध किससे है भाई? तो राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा और सैन्य बल से होता है। किससे होता है? राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना और उसके सैन्य बल को देखना, यह होता है परंपरागत सुरक्षा का संबंध। गैर परंपरागत सुरक्षा क्या है भाई? है ना, तो गैर परंपरागत सुरक्षा की बात करें तो में आर्थिक सुरक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, पर्यावरण आता है, और मानव अधिकार आता है, और आतंकवाद जैसे ये सारी चीजें जो है गैर पारंपरिक सुरक्षा में शामिल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा अब केवल सेना नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, और सामाजिक पहलू भी शामिल है। पहले सिर्फ सेना था, लेकिन अब जो है सारी चीजें शामिल है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चीजें भी, है ना, शामिल है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। चलते हैं आगे। कहता है शीत युद्ध, है ना, शीत युद्ध काल में सुरक्षा की धारणा दो गुटों के शक्ति संतुलन पर आधारित थी। जैसे कि अमेरिका की बात करें और सोवियत संघ की बात करें, तो उस वक्त भाई ये दोनों में क्या था? शामिल था। किस चीज की बात करें? शीत युद्ध काल की सुरक्षा, यानी कि शीत युद्ध यही दोनों के बीच हो रहा था ना, अमेरिका के बीच हो रहा था और रूस के बीच हो रहा था। यही दोनों के बीच क्या हो रहा था? शीत युद्ध हो रहा था। तो ये दोनों संबंधित होगा उससे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं भाई। यहां तक तो पढ़ लिए सोवियत संघ, अब आगे चलते हैं
अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरी, जिसमें अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने अग्रणी रहा, अमेरिका आगे रहा। अमेरिका क्या रहा? आगे रहा। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका के पास भाई बहुत पैसा रह गया, क्योंकि वो तो है 15 देशों में बढ़ गया था। आतंकवाद आज वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है। आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन चुका है इस जमाने में। आगे चलता है कि 11/9 को हमला जो हुआ था 2001 में, वैश्विक आतंकवाद की भयावहता को दर्शाता है। यानी कि जो 2001 में हमला हुआ था आतंकवाद का, वो सबसे खतरनाक हमला अब तक का माना जाता है आतंकवाद का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बात करें तो वैश्विक शक्ति बनाए रखने के लिए मुख्य संस्था है। क्या है? मुख्य संस्था है जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने की बात करता है। अगर हम बात करें यूएनपीएफ की, है ना, तो यूएनपीएफ का कार्य जो है संघर्ष, है ना, ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना करना है। क्या करना है भाई? शांति स्थापना करना है। कहता है परमाणु हथियारों का प्रयास, है ना, परमाणु हथियारों का प्रयास की अगर बात करें तो परमाणु हथियार में क्या आएगा? वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। वैश्विक सुरक्षा के लिए क्या है? बहुत ही गंभीर क्या है? चुनौती है ये परमाणु हथियारों का प्रयास करना। यानी कि परमाणु हथियार जो जो बना लिया है, अब उसके अंदर तो हुड़ आ जाएगा भाई कि हमको कोई नीच नहीं समझ सकता है, नहीं तो हम मार देंगे परमाणु बम। और यही होता है, मार मिसाइल हॉक देते हैं, है ना, युद्ध वगैरह में। तो वही कहानी है। आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, एनपीटी को देख लेते हैं। एनपीटी क्या कहता है भाई? परमाणु अप्रसार संधि। ये 1968 में हुआ था। परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने हेतु बनाई गई थी। यानी कि कोई भी परमाणु का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी बनाने की कोशिश नहीं करेगा। और ये कब रोक दिया गया था? 1968 में ही रोक दिया गया था परमाणु हथियारों के प्रयास को, है ना। उसके बाद आता है कि भारत में एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण मानी जाती है। क्या मानी जाती है भाई? यह भेदभावपूर्ण मानी जाती है। एनपीटी पर हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया था। क्या किया था? इस पर नहीं किया था। ये जो एनपीटी बना था, है ना, एनपीटी जो परमाणु हथियारों को बनने से रोकना था, उस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि वो चाहता है, भारत चाहता है कि सभी के पास परमाणु बम रहे। क्योंकि भाई हम बन गए या आप बन गए तो छोटे छोटे देशों को तो वैसे ही रह देंगे, मार देंगे हम उसको। अगर वो कोशिश भी कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये गलत है। इसलिए एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। और है ना, अब बात करते हैं कि क्यों ये भेदभावपूर्ण है, इसीलिए हस्ताक्षर नहीं किया था। सीटीबीटी की बात करें, है ना, तो परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी नहीं बनाएगा परमाणु, है ना, की संधि है। ये सीटीबीटी है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं भी आधुनिक समय में सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। अभी की बात करें तो जलवायु परिवर्तन भी, है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी और प्राकृतिक आपदाएं भी, ये भी जो है सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी बन चुका है पूरे विश्व में। क्योंकि भाई कहीं भी बाढ़ आ जा रहा है, कहीं भी, है ना, भूकंप आ जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो ये भी एक दूसरे देशों का सहारा बनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अभी जैसे कुछ दिन पहले की बात करें तो कहाँ आया था, है ना, आया था भाई व्लादिन का बोलता है एक देश है, उसमें भी आया था, बहुत ही भयानक भूकंप आया था। हाँ, तो उसमें भी पूरे देश ने मिलकर के सारे लोगों को शामिल सहायता किया था, उस देश का पूरा सारे देश मिलकर के। चलिए उसके बाद यहां देख लेते हैं इस चैप्टर को, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, कोविड-19 की अगर बात करें जो आया था अभी कुछ दिन पहले ही, है ना, कुछ साल पहले ही, कुछ दिन पहले ही नहीं, तो कहता है जैसी महामारी के बाद एक गंभीर वैश्विक चिंता बन गई है। क्या बन गया है? पूरा, है ना, पूरे विश्व में ये फैला था और बहुत भयानक तरीके से कोविड-19 फैला था, सारे लोगों को पता है। तो ये विश्व चिंता बन गया था। मानव सुरक्षा की बात करें, है ना, का विचार जो है व्यक्ति को केंद्र में रखकर सुरक्षा सुनिश्चित करता है ना, करने की बात करता है मानव सुरक्षा। क्लियर है भाई। फिर कहता है कि भारत की सुरक्षा नीति में अब आतंक की, है ना, आंतरिक, भारत की सुरक्षा नीति में अब आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है।
सीमा पार आतंकवाद भी है, साइबर सुरक्षा भी शामिल है। ये सारी सुरक्षाएं शामिल है किसमें भाई? ये सारी सुरक्षाएं शामिल है भारत की सुरक्षा नीति में। किसमें? भारत की सुरक्षा नीति में। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत में यूएन शांति मिशन में लगातार सक्रिय योगदान दिया। भारत ने क्या किया? यूएन शांति मिशन में लगातार जो है शामिल हुआ है और लगातार सक्रिय योगदान दिया है यूएन में भारत ने। अब आगे आते हैं कि समकालीन विश्व में सुरक्षा की अवधारणा अब समावेशी, बहुआयामी, वैश्विक सहयोग पर आधारित हो गई है। समकालीन विश्व की सुधार की अगर बात करें, सुरक्षा की अगर बात करें, तो समावेशी, बहुआयामी और वैश्विक आयोग भी क्या हो गया है? शामिल हो चुका है उसमें। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नहीं भी, अगला चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हम लोग। चैप्टर नंबर 7 है ना, और ये लगभग लास्ट चैप्टर तक हम लोग पहुंच गए हैं। पूरे का पूरा हम लोग किसको कंप्लीट कर रहे हैं? पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस को बस एक वीडियो में ही आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये 7वां चैप्टर है भाई, ये 7वां चैप्टर है आपका। बस एक नजर में चैप्टर पूरा कंप्लीट, एक नजर में बस देखिए और एक बार पढ़ें और याद किए, खत्म। पूरा चैप्टर आपके हाथ में है, मुट्ठी में है। फिर क्या कहता है? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरणीय संकट में भूमि क्षरण, जल की कमी, जैव विविधता हानि और ओजोन क्षरण शामिल है। क्या क्या शामिल है भाई पर्यावरण संकट में? जल की कमी है, जैव विविधता है, हानि, ओजोन, ये सारा चीज क्या है? पर्यावरण संकट में शामिल है। 1972 की बात करें तो लिमिट टू ग्रोथ, है ना, रिपोर्ट की बात करें, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात करें 1972 की, तो इसमें क्या हुआ था कि विश्व पर्यावरण जागरूकता शुरू हुआ था। क्या हुआ था? विश्व पर्यावरण जागरूकता इसमें शुरू हुआ था। उसके बाद आता है यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कर्म की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1972 में। बस इसी को तो याद रखना है। आगे आते हैं कि 1992 का रियो सम्मेलन, है ना, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था वो किसके लिए महत्वपूर्ण था? पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए महत्वपूर्ण था। अब आते हैं एजेंडा 21, एजेंडा 21 और जैव विविधता समझौता रियो सम्मेलन की उपलब्धियां हैं थी। क्या थी? रियो सम्मेलन की उपलब्धियां थी ये एजेंडा 21 और जैव विविधता समझौता। आगे चलते हैं, कहता है कि वैश्विक साझा संसाधन, ग्लोबल कॉमन्स, है ना, ग्लोबल कॉमन्स जैसे वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र तल, सभी देशों की साझी जिम्मेदारी थी। क्या थी? सभी देशों की साझी जिम्मेदारी थी ये किसकी? वैश्विक साझा संसाधन की। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये रहा अगला पॉइंट। क्या कहता है कि अंटार्कटिका संधि जो कि 1959 में हुआ था। क्या हुआ था? है ना, ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका संधि के तहत आता है, जो कि 1987 में हुआ था। अंटार्कटिका प्रोटोकॉल 1991 में हुआ था। प्रमुख पर्यावरण संधि था। क्या था? ये जो संधियां हैं, अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका प्रोटोकॉल, ये सारा जो 1991, ये सारा जो प्रोटोकॉल या संधियां हैं वो सारा का सारा पर्यावरण संधियां हैं। क्या है? पर्यावरण के लिए ही बात किया गया था इसमें, है ना, ये सारी संधियों में, ये सारे प्रोटोकॉल में। आगे चलते हैं कि सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व CBDBR सिद्धांत के अनुसार देशों की जिम्मेदारी उनकी क्षमताओं के अनुसार तय होती है। देशों की जिम्मेदारी क्या होती है? उनके अनुसार ही तय होती है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या कहता है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की अगर बात करें, ने विकसित देशों पर उत्सर्जन हटाने के लिए कानूनी बाध्य लगाई। क्या लगाई भाई? कानूनी बाध्यता लगाई। किसको हटाने के लिए? देशों पर उत्सर्जित घटाने के लिए। किसको घटाने के लिए? उत्सर्जन घटाने के लिए, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। कब आया था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। आगे चलते हैं, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिया था और सतत विकास की नीति अपनाई, है ना, सतत विकास की नीति अपनाई। और भारत ने कब क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया? 2002 में।
भारत की पर्यावरणीय योजनाएं, जैव ईंधन मिशन, ऑटो फ्यूल नीति, ना अक्षय ऊर्जा, बिजली अधिनियम 2003, ये हुआ था। ये हुआ भारत की पर्यावरणीय योजनाएं। ये सारी योजनाएं जो आई थी वो आई थी 2003 में। कब आया था? 2003 में आया था। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, चैप्टर नंबर 7 का अगला पॉइंट। ये रहा अगला पॉइंट भाई चैप्टर नंबर 7 का, लगभग लास्ट ही है, अब देख लेते हैं इसको भी, है ना। संसाधन भू राजनीति में तेल, जल, खनिज पर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष होता है। क्या होता है भाई? अंतरराष्ट्रीय संघर्ष होता है। संसाधन भू राजनीति में तेल है, जल है, खनिज है, ये सब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है। भारत की 8% आबादी अनुसूचित जनजाति है। कितनी प्रतिशत? 8% जनजाति जो है ना वो क्या है? अनुसूचित जनजातियां, आबादी जो है, जिनका जीवन पर्यावरण से जुड़ा है। जिनका जीवन क्या है? पर्यावरण से जुड़ा है और वो जंगलों में ही रहते हैं, है ना। तो ये जनजातियां हैं भाई 8%। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ है ना इंडिगेनियस पीपल्स, यानी कि 1975 की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था, जो कि आदिवासी अधिकारों के लिए क्या होता? कार्य शुरू किया गया था। क्या किया गया था? आदिवासी अधिकारों के लिए ये कार्य शुरू किया गया था। पर्यावरण अब वैश्विक राजनीति का मुद्दा था, बन चुका था। क्या बन चुका था? पर्यावरण जो है वैश्विक, पर्यावरण अब वैश्विक राजनीति का मुद्दा बन चुका था, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। क्या है? जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। ये रहा आखिरी पॉइंट, देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का। कहता है सतत विकास ही पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का रास्ता है। सतत विकास ही क्या है? पर्यावरण और संतुलन बनाने का रास्ता है। चले अब आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर यही था भाई, लास्ट चैप्टर था ये जो अभी हम पढ़ाएं। तो बस इतना ही कर लें आप, है ना। जितना चैप्टर पढ़ाए हैं अभी 1 से लेकर के, है ना, 8 होगा ये, गलती से हो गया होगा 7, लेकिन ये जो है 1 से 8 चैप्टर होगा पूरा तरीके से, है ना, अगर आप सही से देखेंगे तो। और आपके, है ना, अगर बात करें राजनीति शास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में तो यही चैप्टर है भाई, है ना। राजनीतिक शास्त्र में यही बस 8 चैप्टर है, और इसी को बस वीडियो को पढ़ लें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अगर सही से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और याद करके देखेंगे तो बड़ा ही, है ना, अच्छा हो जाएगा और बड़ा ही कामयाब वीडियो ये आपके लिए हो जाएगा। सेंटर के एग्जाम हो या फिर आपका मेन एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, ये पूरा का पूरा निचोड़ है, पूरा का पूरा एक वीडियो में आपके पूरे बुक को ला करके रख दिया गया है। तो बस इसे कर लें और आपका बेड़ा पार है ना। तो जय हिंद, जय भारत।